ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैंसर्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैंसर्स ऑफ व्हाट, किडनी के अंदर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का सारे कैंसर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर्स के बारे में पढ़ने के लिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैंसर विच आई वांट टू टॉक टू यू पीपल इज किडनी कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो किडनी कैंसर के बारे में पढ़ने के लिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड किडनी कैंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किडनी कैंसर को बोलते हो रीनल सेल कार्सिनोमा। क्या बोलते हो? रीनल सेल कार्सिनोमा। Now, when we are talking about a renal cell carcinoma, ये कौन सी तरीके का कैंसर होता है? मतलब हमारे पास स्क्वामस सेल कैंसर है, ऐसे ही अडेनोकार्सिनोमा है। द मोस्ट कॉमन टाइप इन द किडनी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज ए अडेनोकार्सिनोमा। Adenocarcinoma is the most common type. What is adenocarcinoma is the most common type. Now when we are talking about it, exactly what are the places जहां से किडनी कैंसर शुरू होता है? It can originate from the PCT, it can originate from the usually from the PCT originate हो सकता है, it can originate from the DCT, distal convoluted tubule। दो जगह से renal cell carcinoma arise हो सकता है, that is your PCT and DCT। तो we are talking about site of origin। ठीक है, ये site of origin क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि PCT के अंदर एक तरीके का कार्सिनोमा होता है, DCT के अंदर अलग होता है। In the proximal convoluted tubule, we have a cancer called as a clear cell carcinoma। When we are talking about renal cell carcinoma के अंदर सब टाइप है कौन है? क्लियर सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन कौन है? PCT। MCQ नंबर 1। देन DCT के बारे में देखते हैं। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहे हो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पैपिलरी कार्सिनोमा आता है। कौन सा आता है? पैपिलरी कार्सिनोमा आता है। पैपिलरी कार्सिनोमा एक हो गया कौन हो गया तुम्हारा? दैट इज यूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्लियर सेल कार्सिनोमा। इसका भी मोस्ट कॉमन साइट पूछेंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मार्क करोगे। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट टू थिंग्स। व्हाट इज दैट? टाइप्स ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। इफ एनी पेशेंट इज हैविंग ए क्लियर सेल कार्सिनोमा के अंदर ऐसा लार्ज सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लियर होता है, जिसके अंदर कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होगा, सो देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट इन द हिस्टोलॉजी। बट पैपिलरी सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ दैट पैपिलरी, मतलब क्या हो गया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर से कैंसर सेल लेके देखोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेगा, finger like projections। So once you understood histopathology, now understand the risk factors। कौन है? risk factors associated with renal cell carcinoma। always remember one of the cause is smoking causes cancer। but इसके अलावा किडनी कैंसर के लिए there are some specific changes, there are some specific causes which you need to remember। one of them is called as aniline dyes। कौन है? aniline dyes, these are the coloring agents। aniline dye किडनी कैंसर भी करवाता है, मेजॉरिटीली ये क्या करवाता है? ब्लैडर कैंसर। क्या करवाता है? ब्लैडर कैंसर। एज ऑफ नाउ रिमेंबर दिस मच। ओके, नाउ aniline dye के अलावा और कोई है क्या? यस, देयर इज ए सिंड्रोम, दैट इज जेनेटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है? बिकॉज ऑफ VHL जीन, VHL जीन म्यूटेशन के वजह से होता है। disease which is associated will be called as what is that? VHL जीन के वजह से जो किडनी कैंसर आता है उस सिंड्रोम का नाम होता है वॉन हिप्पल लिंड्यू सिंड्रोम। वॉन हिप्पल लिंड्यू सिंड्रोम होता क्या है? इट इज एज ए रिजल्ट ऑफ VHL जीन म्यूटेशन। ये हो गया रिस्क फैक्टर्स। वंस यू अंडरस्टूड अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आधे में स्टॉप नहीं करते हैं, रादर लेट्स डिस्कस टिल द सर्जरी। राइट, तो सर्जरी तक डिस्कस करने के लिए एक बात तो तुम्हें समझ में आ गया। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड clinical feature associated with this particular aspect कौन है? renal cell carcinoma। the first and most important, the patient will have a gross hematuria।
ग्रॉस हेमेचूरिया। ग्रॉस हेमेचूरिया के अलावा और क्या कंप्लेंट हो सकता है? कहीं पे भी कैंसर है, एनीवेयर देयर इज ए कैंसर, अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, इफ देयर इज अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यू कैन फील abdominal lump, पेशेंट कैन हैव abdominal lump। abdominal lump है, ग्रॉस हेमेटूरिया है, abdominal lump है। बट क्वेश्चन आता है सर ये जो हेमेटूरिया है ये पेनफुल होता है कि पेनलेस होता है? इट इज ए पेनलेस हेमेटूरिया। इट इज व्हाट? ए पेनलेस टाइप ऑफ हेमेटूरिया। ये कौन सी तरीके का हेमेचूरिया हो गया? पेनलेस हेमेचूरिया। एंड लंप मिलेगा abdominal lump, लंप मिलेगा abdominal lump। इतने में खत्म होता है कि नहीं? नहीं, आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आई वांट यू टू रिमेंबर। मोस्ट कॉमनली ऐसा किडनी है यार, है ना? तो मोस्ट कॉमनली कौन सी पार्ट ऑफ द किडनी? ये अपर पार्ट है कि लोअर, मतलब अपर पार्ट ऑफ द किडनी, लोअर पार्ट ऑफ द किडनी। ये कहां से शुरू होता है कैंसर? मोस्ट कॉमनली रीनल सेल कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ व्हाट? इसी को बोलते हो अपर पोल ऑफ द किडनी। क्या बोलते हो? अपर पोल ऑफ द किडनी। तो मोस्ट कॉमन साइड कहां से राइज होता है? अपर पोल ऑफ द किडनी से कैंसर राइज होता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी कैन कॉल रीनल सेल कार्सिनोमा आल्सो एज अ हाइपरनेफ्रोमा। और क्या नाम दे सकते हो उसको? हाइपरनेफ्रोमा। हाइपरनेफ्रोमा क्यों बोले थे? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, इसीलिए इसको बोल सकते हो हाइपरनेफ्रोमा। इसलिए इसको क्या बोल सकते हो? हाइपरनेफ्रोमा। जो अराइज होता है कहां से? इट विल अराइज फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द किडनी। ठीक है, नाउ पेशेंट केम टू यू विद द हेमेचूरिया, राइट? अब डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखते हैं। जब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस, आई विल टीच यू पीपल आफ्टर द ब्लैडर कैंसर, क्योंकि बोथ किडनी कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर हैव ए सिमिलैरिटीज, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ब्लैडर कैंसर। कौन सी है? ब्लैडर कैंसर। सो जब ब्लैडर कैंसर की बात चल रहा है, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथेलियम होता है? नॉर्मल पर्सन के अंदर एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन द ब्लैडर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होने के वजह से, नाउ थिंक अबाउट दिस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया? इट इज a type of epithelium which is exclusively present in the urinary tract. Guys, just a second, मैं एक चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, just a second. So when we are talking about this epithelial cell, कौन सी epithelium से शुरू होता है? That is starting from the transitional epithelium. तो ब्लैडर के अंदर दो तरीके का ट्यूमर हो सकता है। one of them is benign, another one ब्लैडर के अंदर क्या मिल सकता है? malignant tumor. So why am I telling you people malignant and benign? इतना specifically there is a MCQ here, that is why benign tumor is a type of, कौन सी टाइप मिलता है? पैपिलोमा। कौन मिलता है? पैपिलोमा। तो पैपिलोमा ऐसे बोल के छोड़ दूंगा तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मान के चलो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ ए पेशेंट। अब पेशेंट को क्या हो गया? पैपिलोमा हो गया यहाँ पे। सो ये पैपिलोमा को जब मैं देखूंगा, आई विल हैव व्हाट इज दिस, एक ट्यूमर आया होगा, ट्यूमर के पास में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज पैपिलोमा। इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज किस कैंसर। कौन है भाई किस कैंसर? बिनाइन ट्यूमर, दैट इज योर papilloma. That is your, what is that? Papilloma. That is your papilloma. All right. When I'm talking about malignant tumor which is arising from the urinary bladder, the malignant tumor, most common malignant tumor जो आता है, that is of course कौन सी epithelium में? ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में जब भी पढ़ रहे हो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो एसोसिएट होता है विथ व्हाट इज दैट? ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का रिस्क फैक्टर के लिए रिस्क फैक्टर नंबर वन कौन है? रिस्क फैक्टर नंबर वन, दैट इज योर अनिलीन डाइस। कौन है? अनिलीन डाइस। अगेन रिस्क फैक्टर
फैक्टर ऑफ ब्लैडर कैंसर। अगर आप लोगों को दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद द ब्लैडर कैंसर। सो अनिलीन डाई के वजह से ज्यादा तरीके पेशेंट को ब्लैडर कैंसर आता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज किडनी कैंसर, दैट वुड बी ए बेटर वे टू याद रखने के लिए टेक्निक, ठीक है। अनिलीन डाई के अलावा ऑफ कोर्स वी हैव स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग के अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट इज दैट विल बी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, दैट विल बी योर parasites, that is only schistosoma. What is that? Schistosoma is a parasite which can also be causing what is that? That is bladder cancer. जैसे bladder cancer के बारे में पढ़ लिए, now I want you to understand analysis, कैसा analyze करोगे and कैसा staging करोगे देखते हैं, ठीक है। So first important aspect यहां पे देखो, रीनल सेल कार्सिनोमा एंड ब्लैडर कैंसर, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन वे ऑफ असेसमेंट क्या होगा, दोनों के अंदर द फर्स्ट टेस्ट आई वुड रेकमेंड यू पीपल डू ए यूरिन एनालिसिस। क्या करोगे? यूरिन एनालिसिस करोगे, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करोगे। यूरिन एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? मैलिग्नेंट सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? मैलिग्नेंट सेल। सो मैलिग्नेंट सेल मिल गया, दैट मीन्स इट इज ए इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज दैट? मैलिग्नेंट सेल इंडिकेटर है तो ये कैंसर है। कैंसर कहां से? ब्लैडर से भी हो सकता है, किडनी से भी हो सकता है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मैलिग्नेंट सेल के बाद में यू आर गोइंग टू डू व्हाट इज दैट? सिस्टोस्कोपी। क्या है? सिस्टोस्कोपी, ठीक है। सिस्टोस्कोपी के अंदर दो पॉसिबिलिटी, सिस्टोस्कोपी के अंदर ब्लैडर कैन बी नॉर्मल, bladder can be normal. Another possibility cystoscopy के अंदर there can be bladder cancer, bladder के अंदर changes होगा। bladder के अंदर अगर cancer changes दिखेगा, automatically you are going to take a biopsy, ठीक है। अब आप लोगों को ये ब्लैडर सिस्टोस्कोपी की है, ब्लैडर कैंसर डायग्नोस की है, बायोप्सी की है। बायोप्सी के बाद में अगर ये डेप्थ को देखना चाहते हो तो डेप्थ को देखने के लिए यू आर गोइंग टू डू व्हाट इज दैट? सिस्टोस्कोपिक यूएचजी करके आप लोग क्या कर सकते हो? कितना डेप्थ में, मतलब कौन सी लेयर ऑफ द ब्लैडर इज बीइंग अफेक्टेड, उसको क्लियरली चेक कर सकते हो। दैट इज ओनली डेप्थ, that is a cystoscopic USG, that is only depth के बारे में देख रहे हो, that is cystoscopic USG। अगर ब्लैडर नॉर्मल आया then you need to suspicion of renal cell carcinoma। जब भी पेशेंट renal cell carcinoma लेके आता है then you are going to do the best investigation will be CECT followed by biopsy, automatically biopsy is the gold standard investigation to prove any diagnosis। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायोप्सी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। व्हाट इज दैट? ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। ये ट्रीटमेंट एस्पेक्ट किस चीज का? सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज दैट? दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट देखते हैं। एनी पेशेंट विथ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करोगे क्या? द पॉइंट नंबर 1, नो नाउ ऑल यू नीड टू डू, इफ द कैंसर इज लिमिटेड ओनली टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब क्या है? कैंसर कहीं स्प्रेड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज लिमिटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही है, इट इज नॉट इवन गॉन टू द डेप्थ। तब क्या करोगे? तब करोगे इंट्रावेसिकल। वेसिकल का मतलब क्या है? वी आर रेफरिंग टू ब्लैडर। इंट्रावेसिकल आप लोग यूज कर सकते हो BCG और वी कैन ऑल्सो यूज कीमोथेरेपी। आप लोगों को वियर्ड लग रहा होगा यार BCG क्या काम करेगा? इट इज हैविंग ए अननोन इफेक्ट बट इट विल कंट्रोल द ब्लैडर कैंसर। अगर इफ इट इज हैविंग ए लिमिटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर तो ब्लैडर के अंदर BCG दे सकते हो और इंट्रावेसिकुलर कीमोथेरेपी। अगर इफ देयर इज ए सरफेस तक स्प्रेड हो गया, द सर्जिकल ट्रीटमेंट इज that is TURBT, that is a transurethral resection of the bladder,
ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर को आप क्या करना पड़ेगा, कट करके रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद आप लोग फॉलोड बाय इट इमीडिएटली यू नीड टू क्रिएट ए नियो ब्लैडर, यू नीड टू क्रिएट ए नियो ब्लैडर। अगर ब्लैडर को रिमूव कर दिए तो ब्लैडर को रिमूव करने के बाद ऐसे यूरेटर को ऐसे ही टांगने देंगे क्या, हाँ रहने दो, ऐसे घूमता रहेगा तो पेरिटोनियम के अंदर पूरा यूरिन भरेगा। नो, नियो ब्लैडर, नया ब्लैडर बनाना पड़ेगा। नया ब्लैडर अगर बनाओगे कौन सी स्ट्रक्चर यूज करोगे? ऐसा तो नहीं है कि दुकान में गया भैया एक ब्लैडर दे देना, साइज नंबर 10 का ब्लैडर दे देना, भैया साइज 8 का एक ब्लैडर दे देना, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। सो व्हेन यू आर नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ साइज 8 साइज 7 ब्लैडर, ऑफ कोर्स बाहर से नहीं मिलेगा। तो नियो ब्लैडर के लिए यू आर गोइंग टू यूज योर ओन बॉडी टू मेक द न्यू ब्लैडर। सो यूजिंग आइलियम, क्या कर सकते हो, यूजिंग आइलियम यूज करके क्या कर सकते हो, ब्लैडर बना दोगे। ठीक है, सो नियो ब्लैडर बनाने के लिए कौन सी किस चीज को यूज करते हो, दैट इज नियो ब्लैडर। या नहीं तो वी नीड कैन यूज अनदर पॉसिबिलिटी। व्हाट इज दैट अनदर पॉसिबिलिटी? द अनदर पॉसिबिलिटी अबाउट दिस ब्लैडर रिमूवल के बाद में वी कैन आल्सो डू यूरेटरो सिग्माइडोस्टोमी। क्या है, यूरेटरो सिग्माइडोस्टोमी। यूरेटरो सिग्माइडोस्टोमी का मतलब क्या है, यूरेटर को सिग्माइड के साथ जोड़ दो तो यूरिन कहां से चले जाएगा, यूरिन कैन गो into the sigmoid colon and it can get excreted to the stool. That is also a possibility. That is मतलब ब्लैडर रिमूव करने के बाद अल्टरनेट पाथवेज ये दो। ठीक है, ये हो गया किसका ट्रीटमेंट, ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट। वंस वी आर डन विद द ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड रीनल सेल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट। जब रीनल सेल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट की बात चल रहा है, दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या है रीनल सेल कार्सिनोमा। एनी पेशेंट इज हैविंग ए रीनल सेल कार्सिनोमा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रीनल सेल कार्सिनोमा पेशेंट को आप लोग इतना कर दीजिए, नेफ्रेक्टोमी। क्या करोगे, नेफ्रेक्टोमी। सो नेफ्रेक्टोमी के अंदर आप लोग दो तरीके का कर सकते हो, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर सकते हो। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी मतलब ये मान के चलो किडनी है, ओनली दिस एरिया इज अफेक्टेड विद द कैंसर, तो आप क्या करना चाहिए, आधा किडनी को हटा दो। अगर स्प्रेड होके पूरा किडनी तक जा रहा है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी। तो पूरा किडनी को भी हटा सकते हो, अगर कैंसर मिनिमल है तो ओनली अपर पोल को हटा दोगे। दैट इज द स्टोरी ऑफ योर व्हाट इज दैट ट्रीटमेंट ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, once you understood about the renal cell carcinoma, we are left out with one of the most important concept, that is your prostate cancer. What is that? Prostate cancer. Now prostate cancer के अंदर there are lots and lots of MCQs which are associated. So I want you people to be very careful. Every single point I give from the prostate, you need to be very careful about this. Okay, prostate cancer usually it is sensitive to testosterone. टेस्टोस्टेरोन को सेंसिटिव है, that means what? if टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, stimulate the growth of the cancer. अगर कोई भी पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन अवेलेबिलिटी होगा तो ग्रोथ ऑफ द कैंसर ज्यादा होगा। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली प्रोस्टेट के अंदर वी हैव लोब्स। प्रोस्टेट के अंदर नॉर्मली प्रोस्टेट कंटेन्स 5 लोब्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन होते हैं, 5 लोब्स। इसी को डिवाइड किया जाता है नॉर्मली इनटू 4 zones। एग्जैक्टली कौन सी लोब से मोस्ट कॉमन साइट है, कौन सी जोन से मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द कैंसर। अगेन दिस टू आर MCQ। द मोस्ट कॉमन लोब जो इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर के अंदर, दैट इज वेरी गुड, दैट इज इन द पोस्टीरियर लोब। कौन सी है, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा एक मान के चलो, पोस्टीरियर लोब, दो ऐसा है लैटरल लोब्स, दो ऐसा है लैटरल लोब, एक एंटीरियर लोब है। ठीक है, यहाँ पे यूरेथ्रा है एंड यहाँ पे एक लोब होगा, दैट विल बी यूर मीडियन लोब मतलब बीच में होगा। तो टोटली कितने लोब से, 5 लोब से। 5 लोबों में से मोस्ट कॉमन लोब होता है पोस्टीरियर लोब, एंड जोन में से द मोस्ट कॉमन जोन विल बी
peripheral zone. Most common zone will be peripheral zone. That is peripheral zone is the most common site. And prostate cancer adult में आता है कि old age में आता है? It is more common in old patient. In old age patient automatically of course old age मेल के अंदर आता है, ओल्ड एज मेल के अंदर आता है। तो यहां तक आप लोगों ने समझ गया क्या प्रोस्टेट कैंसर की इंपॉर्टेंट आउटलाइन। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड प्रोस्टेट कैंसर एक ही जगह में रुकेगा या स्प्रेड हो सकता है? यस, इट कैन स्प्रेड। द स्प्रेड ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर, स्प्रेड ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड यूजुअली इट स्प्रेड बाय हेमाटोजीनस स्प्रेड। क्या होता है? हेमाटोजीनस स्प्रेड। हेमाटोजीनस स्प्रेड इट विल गिव ए डिस्टेंट मेटास्टेसिस। क्या होता है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब क्या हो गया? कोई दूर का स्ट्रक्चर। यूजुअली डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहां पे जाता है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर इट विल गो इनटू वन एरिया कॉल्ड एज योर लंबार वर्टेब्रे। कौन सी है? लंबार वर्टेब्रे। कौन है? लंबार वर्टेब्रे। लंबार वर्टेब्रे के अंदर जाएगा तो बोन को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके वजह से पेशेंट विद प्रोस्टेट कैंसर कैन डेवलप व्हाट इज दैट? बैक पेन। कैन डेवलप क्या है? बैक पेन। सर आप तो ये बता रहे हो कि लंबार वर्टेब्रा में चला गया, एग्जैक्टली कौन सी रास्ता पकड़ता है? द रास्ता, द रूट फॉर दिस डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए वी हैव ए venous plexus. The name of the venous plexus is called as Bateson venous plexus. बेटसन venous plexus. So बेटसन venous plexus के साथ थ्रू वया बेटसन venous plexus से क्या करेगा? ये लंबार वर्टेब्रा में जाएगा। आप लोगों को सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कौन सी प्लेक्सस के वजह से स्प्रेड होता है? द सेम वे in the female when we are talking about breast cancer कहाँ जाता है? breast cancer can spread to vertebra. breast cancer can spread to lumbar vertebra. Why again which plexus? Again by Bateson venous plexus. female के अंदर breast cancer spread करने के लिए Bateson venous plexus चाहिए for breast cancer, and in the male के अंदर what is that? That will be your prostate cancer will be spread by this Bateson venous plexus. बढ़िया, शानदार। अभी तक तो समझ गए आप लोग। तो अगर यहां तक समझ गए तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जब भी देखोगे तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड मार्कर ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। व्हाट इज दैट? मार्कर ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। मार्कर ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर इज सीरम। सीरम, ओके, सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यूजुअली इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0 to 4 Ng/ml। अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर देखोगे 0 to 4 Ng/ml, प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा एलिवेट हुआ रहता है। दैट इज ओनली यूर सीरम मार्कर ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। चलिए, अगर सीरम मार्कर प्रोस्टेट कैंसर के लिए देख लिए आप लोगों ने, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू डायग्नोसिस कैसा करोगे? डायग्नोसिस is USG guided biopsy, or we can also take up transurethral biopsy. You can also use transurethral biopsy लेके डायग्नोस करोगे। बायोप्सी लेके आप लोग क्या लेके आए थे? टिश्यू लेके आए तो वी यूज ए ग्रेडिंग सिस्टम। एक ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं किस चीज के अंदर? प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। किस चीज के अंदर? प्रोस्टेट कैंसर के अंदर वी यूज ए ग्रेडिंग। द नेम ऑफ द ग्रेडिंग इज ओनली कॉल्ड एज ग्लीसन ग्रेडिंग। कौन है? ग्लीसन ग्रेडिंग। द ग्लीसन ग्रेडिंग कहां पे यूज होता है? इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द प्रोस्टेट कैंसर फॉर असेसिंग द प्राइमरी ट्यूमर का असेस करने के लिए। ठीक है, अब अगर मान के चलो प्रोस्टेट कैंसर को आपने डायग्नोस कर भी लिए, ठीक है, करने के बाद ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट कैसा करोगे? ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग देखना पड़ेगा वी हैव ए पेशेंट विथ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट है, अगर ट्यूमर कन्फाइंड, व्हाट इज दैट?
कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब इन वन प्लेस, मतलब एक ही जगह के लिए। तो कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट, कन्फाइंड टू प्रोस्टेट मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैंसर कहाँ है, प्रोस्टेट के अंदर ही है कैंसर। उस टाइम पे क्या करोगे आप लोग, टर्प करोगे। क्या करोगे, टर्प करोगे। क्या करोगे, टर्प। टर्प इज नथिंग बट ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। टर्ब मतलब क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर, बट टर्प मतलब होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को वाया यूरेथ्रा जाके क्या करोगे आप लोग, यू आर गोइंग टू डू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई मेटास्टेसिस हो गया, कोई मेटास्टेसिस हो गया, मेटास्टेसिस हो गया तो आप लोगों को यू आर गोइंग टू डू द टर्प। टर्प तो कर लोगे, टर्प के साथ साथ यू आर गोइंग टू यूज कीमोथेरेपी। यू आर गोइंग टू यूज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अलावा यू कैन डू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट इज दैट, कैस्ट्रेशन। क्या है, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कैस्ट्रेशन इज एनी टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टॉप द गोनाडल एक्टिविटी। तो मेरा बात पूरा सुन लीजिए, वी हैव प्रोस्टेट कैंसर, वो किस चीज की वजह से ग्रो होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब टेस्टोस्टेरोन को क्या करो, बंद करवा दो। टेस्टोस्टेरोन को बंद करवाने के लिए दो मेथड है। व्हाट आर द टू मेथड, वन ऑफ देम इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकली टेस्टिकल को हटा दो, या नहीं तो वी कैन ऑल्सो यूज ड्रग्स। वी कैन ऑल्सो यूज ड्रग्स। ड्रग्स कौन सी यूज करोगे प्रोस्टेट कैंसर के अंदर, याद रखो द ड्रग्स विच आर बेस्ट यूज्ड आर, बेस्ट यूज्ड आर GnRH, GnRH एनालॉग्स, GnRH एनालॉग्स। अब GnRH एनालॉग्स को आप कैसे दोगे, यू आर गोइंग टू गिव देम इन ए कंटिन्यूस फॉर्म। कौन सी है, कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस GnRH दोगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी कंटिन्यूस GnRH एनालॉग देने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस GnRH एनालॉग दे दिया तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिक्रीज ऑफ FSH। FSH हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। FSH कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज दैट, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। GnRH एनालॉग सच एज ल्यूप्रोलाइड। कौन है, ल्यूप्रोलाइड। कौन है, ल्यूप्रोलाइड। ल्यूप्रोलाइड के अलावा वी हैव वन मोर ड्रग दैट इज गुजारेलिन। व्हाट इज दैट, गुजारेलिन। गुजारेलिन के अलावा वी कैन आल्सो यूज नाफारेलिन। व्हाट इज दैट, नाफारेलिन। ऑल द रेलिन्स एंड ल्यूप्रोलाइड, these are the drugs which are GnRH analogs। GnRH analogs जिसको कौन सी फॉर्म में देना है ये भी याद रखो, कंटिन्यूस फॉर्म में देना। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे, सर्जिकली टेस्टोस्टेरोन कहां से आ रहा था, टेस्टिकल से आ रहा है तो टेस्टिकल को ही हटा दो। एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सब कैप दैट इज कैप्सुलर, दैट इज कैप्सुलर, sorry, subcapsular archidectomy। what is that, archidectomy। archidectomy, archidectomy मतलब क्या है, टेस्टिकल्स को रिमूव करोगे, बट एक टेस्टिकल को रिमूव करोगे, दोनों को, अरे एक टेस्टिकल को हटाया, एक रखोगे, एक रखोगे तो वो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, अगेन दैट कैन आल्सो कॉज द प्रॉब्लम। तो आप लोगों को क्या करना होगा, बाइलेटरल आर्किडेक्टमी करना होगा। ठीक है, बाइलेटरल आर्किडेक्टमी करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्प के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट टर्प के बारे में। ट्रांस यूरेथ्रल TUR सर्जरीज बोल देते हैं। ठीक है, TUR सर्जरी, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन का कोई भी सर्जरी उठा लेते हैं। सो ये सर्जरी करने का टाइम पे वी यूज लॉट ऑफ फ्लूइड, इफ अगर NS यूज कर लिया, इफ अगर नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड, इफ नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर इरिगेशन, यूज्ड फॉर इरिगेशन तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इरिगेशन के लिए अगर नॉर्मल सलाइन यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है, देखो सर्जरी करते हुए आप लोग कंटिन्यूसली क्या NS यूज किए थे, इरिगेशन करने के लिए इफ यू यूज्ड NS अगेन एंड अगेन तो ये NS पूरा क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। दैट कैन लीड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बढ़ा देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, यू आर यूजिंग व्हाट इज दैट, NS के बदले में डिस्टिल्ड वाटर, दोनों में कोई भी यूज कर लिया मान लो। ठीक है, आप कोई भी यूज कर लिया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड NS इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर आप डालते जाओगे अगर डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लिया तो इट कैन कॉज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। क्या करेगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रेमिया का क्लिनिकल फीचर, रिमेंबर हाइपोनेट्रेमिया का क्लिनिकल फीचर वन ऑफ देम इज योर अल्टर्ड सेंसोरियम। क्या होता है, अल्टर्ड सेंसोरियम।
altered sensorium, ठीक है. Altered sensorium के अलावा patient will also have decrease of the BP. These are the findings we can see with any hyponatremia. But यहाँ पे क्या हो गया, पानी fluid ज़्यादा, NS or even mostly we use distilled water. कौन है, डिस्टिल्ड वाटर. सो डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होके होके क्या हो गया, हाइपोनेट्रेमिया हो गया. सिंपल एज दैट. ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आप ज्यादा पानी डालोगे तो पूरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, लीडिंग टू डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया. इट कैन आल्सो कॉज ओवरलोड ऑन द हार्ट, दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर. इट कैन आल्सो लीड टू कंजेशन और ओवरलोड ऑन द हार्ट. दिस आर द कॉम्प्लिकेशन. सो टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन, इसी को बोलते हो, ये सारे चीज को ही मिला के बोलते हो TUR सिंड्रोम. क्या बोलते हो, TUR सिंड्रोम. TUR सिंड्रोम. तो TUR सिंड्रोम को कैसा अवॉइड करें, TUR सिंड्रोम कैन बी अवॉइडेड. TUR सिंड्रोम कैन बी अवॉइडेड by using rather than distilled water we can use, what is that is your glycine. What is that, glycine. Glycine को use करके 1.5% glycine को use करके for the irrigation we can do the surgery to avoid the TUR syndrome. TUR syndrome को avoid कर सकते हो, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा TUR syndrome के बारे में. There is a last important point which has been left out, that is paraneoplastic syndrome. What is that, paraneoplastic syndrome. Paraneoplastic syndrome is nothing but any cancer. कहीं पे भी बॉडी के अंदर कैंसर है, some cancers can have production of कोई हार्मोन को प्रोड्यूस करा दिया, कोई एंजाइम को प्रोड्यूस करा दिया, कोई some other things को प्रोड्यूस करा दिया. So if there is some productions from the tumor we call it as a paraneoplastic syndrome. जैसे ट्यूमर ज्यादा होगा उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. Paraneoplastic syndrome associated with renal cell carcinoma. Renal cell carcinoma, one of the most important symptom will be increase of RBC count. RBC count बढ़ जाएगा क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन के वजह से. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, patient can also have increased level of ESR. Patient can also have increased level of ESR. These are the paraneoplastic syndromes associated with the renal cell carcinoma. These are the paraneoplastic syndromes associated with the renal cell carcinoma. ठीक है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूरोलॉजी कैंसर. सो यूरोलॉजी कैंसर के अंदर आप लोग क्या क्या देखे थे, यू लुक्ड एट रीनल सेल कार्सिनोमा, उसका टाइप्स, उसका ट्रीटमेंट. ब्लैडर कैंसर देखे थे, टाइप ब्लैडर कैंसर का टाइप्स एंड ट्रीटमेंट एंड कॉजेस एंड असेसमेंट ऑफ ऑल द कैंसर्स. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट केम टू यू विथ जस्ट lump in the abdomen, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को लंप लेके आया. लंप किस चीज से भरा हुआ है हमें पता नहीं है, सॉलिड लंप है, लिक्विड लंप है, किस चीज से हमें कुछ भी पता नहीं है. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमेशा USG, क्योंकि USG विल हेल्प यू डिफरेंशिएट वेदर इट इज ए फ्लूइड फिल्ड लेशन टू ए सॉलिड लेशन. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर, that is your cancers which are associated with that is genitourinary system. So this is the story of your cancers of the urinary system. So see you people in the next class. Bye bye. Thank you.